वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी बहरान इस वक्त पंजाब में एक दफ़े फिर नज़र आ रहा है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़ैसला था असम्बलियों को तहलील करने का, उसको रोकने के लिए PDM की सियासी हिकमत अमली। साल 2022 में ये इस वक्त तीसरी हुकूमत जो है पंजाब में वो बनी हुई है, इस वक्त चल रही है या अपनी इख्तिताम की तरफ जा रही है, और अब कोशिशें ये हो रही हैं कि चौथी हुकूमत जो है वो बनाई जाए, और वज़ीर आला भी ऑब्वियसली इसी साथ तब्दील होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला किया था और उन्होंने अनाउंस किया था कि 23 दिसंबर को जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलीज़ हैं उनको तहलील कर दिया जाएगा। इसके बाद एक दो दिन की बहुत हम कह सकते हैं सियासी एक्टिविटी हमें पंजाब में लाहौर में देखने को नज़र आई, और उसके बाद PDM की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उन्होंने एक तो गवर्नर जो हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से कहा है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और दूसरा उन्होंने जो पंजाब असम्बली है उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ जमा करवा दिए हैं। अब लोगों का कहना यही है कि ये जो फ़ैसले हैं इनका मकसद जो है वो सिर्फ़ ये है कि असम्बली की जो तहलील है उसको रोका जाए। ये जो अब डबल स्ट्राइक है या पिंसर मूव है, जो मर्ज़ी आप इसको कहना चाहें, उसके बाद भी पंजाब में हम कह सकते हैं कि तेज़ी से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो होती हुई नज़र आ रही है। PDM की जो लीडर्स हैं उनकी भी आपस में मुतअद्दिद बार मुलाकात हो रही है। इमरान खान साहब भी कभी अपने पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात कर रहे होते हैं, कभी मोनिस इलाही साहब उनसे मिल रहे होते हैं, और बहुत एक हेक्टिक सिचुएशन नज़र आ रही है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दरमियान भी जो एक थोड़ी सी कशमकश सी नज़र आ रही थी जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के हवाले से, उस पर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनका ये मौक़िफ़ है कि वो परवेज़ इलाही साहब के साथ ही मिलकर इस सारी तहरीक को, जो तहरीक अदम एतमाद है, इसको नाकाम बनाएंगे। मीडिया ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि PDM भी जो है उतनी ही मुतहर्रिक सिर्फ मुलाकातों में नहीं है बट अहम फ़ैसले भी कर रहे हैं, और उन फ़ैसलों में ये बात भी अब चल रही है कि जो अगला चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। आसिफ अली जरदारी साहब इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन से बार बार मुलाकात कर चुके हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ये सजेस्चन आई है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, और जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे हैं वो PMLN को दिए जाएं। क्या सचमुच इतनी अब PDM में भी हम कह सकते हैं डेस्परेशन है पंजाब असम्बली को तहलील होने से रोकने के लिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चीफ मिनिस्टर बनाने देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? और क्या जो एक इस वक्त माशी सूरत हाल है जिसमें भी बहुत मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं, उससे IMF का प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा? इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, तर्जुमान हैं नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहिबा के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी ज़ुबैर साहब, ये ऑब्वियसली पहले आप लोग कहते रहे कि असेंबलीज़ जो है वो तहलील नहीं होने देंगे, फिर बीच में ये भी बात हुई कि आप लोग इलेक्शन से घबराते नहीं हैं, अगर इलेक्शंस पंजाब में हुए तो हो जाएंगे, मगर फिर कल रात को सर मतलब कि लेट नाइट ख़त भी लिख दिया गवर्नर ने, तहरीक अदम एतमाद भी आप लोगों ने जमा करवा दी। तो अब इसको क्या कहें सर कि बहुत आप बेसिकली ये चाहते हैं कि असेंबलीज तहलील ना हो, इलेक्शंस ना हो, उसके अलावा जो भी हो सकता है हो जाए? देखिए मेरा बड़ा सिंपल है, जाहिर सी बात है इमरान खान की ख्वाहिशात पर तो नहीं चला जा सकता कि उन्होंने फ़ैसला किया कि तहलील कर दी जाएं और इलेक्शंस हों। हम अपने से जो भी सियासी उसका रिस्पॉन्स है और जो लीगल फ्रेमवर्क के तहत है, जो भी पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, वो तो हम अटेम्प्ट करेंगे कि जी तहलील ना हो, और उनकी जो अक्सरियत है
जिस तरह से भी उन्होंने हासिल की थी, परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बने थे, उसको अगर हम ख़त्म करके अपना चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल कर सकते हैं तो आई थिंक दुनिया में हर एक इस चीज़ को तरजीह देगा। एंड वी आर नो एक्सेप्शन कि भाई बजाय कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएं, इलेक्टोरल प्रोसेस में ये मिडवे थ्रू जाएं, जबकि नेशनल असम्बली कायम और दायम हो और पंजाब में इलेक्शन हो रहा हो, और जब वक्त आएगा नेशनल असम्बली के इलेक्शन का तो पीटीआई की हुकूमत हो या जिसकी भी हुकूमत हो। सो ये अटैम्प्ट करना तो एक लाजमी जुज़ है। लेट्स वेट एंड सी कि इसमें कितने हद तक हम कामयाब होते हैं। लेकिन ऑलरेडी उन्होंने तो कह दिया कि जी वो सेशन ही नहीं बुलाएंगे स्पीकर साहब ने, कि गवर्नर साहब ने जो कल बुलाया हुआ सेशन 4 बजे, उन्होंने अपनी लॉजिक दी है। जाहिर सी बात है हमें उसका रिस्पांस वो सर कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवा लेंगे, बट गवर्नर साहब के कहने पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। तो मतलब कि आप लोगों का तो जिसको हम कह सकते हैं ना कि इफ़ द एम इज़ जस्ट टू सी के नंबर्स किस तरफ है, तो अगर आप लोगों के पास नंबर्स हैं तो वो आप वहाँ भी तो प्रूव कर सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। नहीं, मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके अगर आरिफा सोचेंगे, बड़ा सिंपल है हमारे लिए या किसी के लिए भी हमारी पोजीशन में होता, तो वो हम कह रहे हैं कि भाई आपके पास, आप चीफ मिनिस्टर, आपको वो इतने वोट 186 हैं भी आपके पास या नहीं है, सो प्रूव कर दें आप। सो हम वो चीज करेंगे ना पहली अटेम्प्ट जिसमें उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो। इसमें मेरा ख्याल है कुछ छुपाने की बात तो नहीं है, और अगर वो नहीं कर सकेंगे नंबर्स, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आई सी योर पॉइंट कि ऑब्वियसली उनको प्रूव करना पड़ता है गवर्नर के खत पे अगर वो पहले अमल करें, और अगर तहरीक अदम एतमाद पे अमल करें तो जो आपको प्रूव करना पड़ता है। पर सर नंबर्स तो दोनों सूरत हाल में जाहिर नहीं हो जाएंगे कि किस साइड पे कितने नंबर्स खड़े। तो लेट अस एम्बैरेस देम फर्स्ट ना। Sir, what if they end up embarrassing आप you? ये कह रहे हैं जो हमारे पास सबसे बड़ा पत्ता है उसको इस्तेमाल ना करें और उनके लिए आसानियां पैदा करें। हम उनके लिए आसानियां नहीं, उनके लिए मुश्किल पैदा करेंगे ना। वो लेट देम ब्रिंग वो 186 पैदा करना चाह रहे हैं ना जी। हाँ नहीं सर, वो मैंने कहा वो उनकी भी तो यही हिकमत अमली है ना, वो आपके लिए मुश्किल पैदा करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए आसानी क्यों पैदा करें? नहीं, उन्होंने मुश्किल नहीं पैदा करने की कोशिश की थी आरिफा। देखें पिछले जुमे को, हफ्ते को जब उन्होंने ऐलान किया था इमरान खान ने, तो उनके पास चॉइस थी। अगर वो सीरियस होते तहलील करने की असेंबली, तो वो उसी वक्त लेफ्ट और राइट पर दोनों चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे। एक तो बहुत नाराज बैठे थे जिन्होंने इजहार भी कर दिया बाद में, तो उस वक्त, और वो कहते हैं कि जी वो साइन करके दे भी चुके हैं, तो दोनों को अनाउंस करवाने देते कि जी तहलील कर रहे हैं। सर वो इतने नाराज हैं तो अभी तक आप लोगों ने उनको कन्विंस क्यों नहीं किया कि आपकी साइड पे आ जाए? समझ तो ये नहीं आ रही। नहीं, बट नाराज भी हैं, तनकीद भी पब्लिकली करते हैं, इंटरव्यू दे के इतना गुस्से का उन्होंने इजहार किया, मगर अभी तक आप लोग उनको, हैव यू बीन एबल टू विन हिम ओवर? नहीं, विन हिम ओवर तो मेरा ख्याल है वो द क्वेश्चन डज नॉट अराइज ना। हमने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया, और इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग राय है। सुन तो लें। पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरे से पूछ रही हैं, ये मैं पार्टी पोजीशन नहीं, देखें परवेज़ इलाही के हवाले से वो उन्होंने जो अपना नाराज़गी का इजहार किया है इमरान खान से, वो जनरल बाजवा के हवाले से किया है और किसी हवाले से नहीं किया। जनरल बाजवा के हवाले से वो कहते हैं, और वो सही कहते हैं, कि जी इमरान खान एहसान फरामोश हैं। जनरल बाजवा ने उनकी थ्रू आउट द प्रोसेस, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उनको बिठाने में, इंस्टॉल करने में, सेलेक्ट करने में, उनकी हुकूमत को रन करने में जितनी मदद की। अब इमरान खान उनको मुल्क दुश्मन और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो उस हवाले से परवेज़ इलाही और उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन डोंट फॉरगेट कि पिछली दफ़ा जब बातचीत हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वक्त था, उस वक्त वो हमारे साथ ही थे परवेज़ इलाही साहब, और वो लास्ट मोमेंट पर सब कुछ जब तय हो चुका था तो ही वॉकड अवे। और वो उन्होंने तो अभी 8 महीने बाद बताया कि वो क्यों हमारे से रूठ के चले गए थे, क्योंकि उनके बकौल जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ मिल जाएं। तो अब इतनी बिटर हमारा जो है सिचुएशन है, उसको इतने आसानी से तो नहीं। और सबसे बड़ी बात ये देखें आरिफा, ये जो कहा जाता है ना कि इलेक्शंस पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मुमकिनात हासिल करने के लिए अपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स, अब 22 करोड़ अवाम को और ज़्यादा
इंडिफरेंट ना करें पॉलिटिकल प्रोसेस से कि ये इनके कोई असूल ही नहीं होते हैं। तो लेट्स बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी डू। बिल्कुल ठीक सर। यहाँ पे लेंगे हम एक नाज़रीन ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ज़ुबैर साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी पूछेंगे और सेंटर में जो हुकूमत है उस पर भी बात करेंगे। वक्त पंजाब के अंदर अफरा तफरी सी सियासी फैली हुई है। जी ज़ुबैर साहब, सर आज ये इत्तला भी चली है मीडिया ज़राए से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सजेशन दी है या डिस्कस हो रही है ये बात चौधरी शुजात साहब से, तो एटलीस्ट आप लोगों तक पहुंची कि नहीं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चीफ मिनिस्टर हो और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो पोजीशंस हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाएं। तो सर ये क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी जमात तक ये प्रपोजल आया है या ये सिर्फ कयासराई ही है? एटलीस्ट मेरी इतला तो ऐसी कोई भी नहीं है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, और कोई एहसान नहीं होगा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हो। लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी 2018 के धांधलीशुदा इलेक्शन में, सबसे ज़्यादा सीटें भी पंजाब असम्बली में PMLN की थी और सबसे ज़्यादा वोट भी थे, बावजूद वो सब गड़बड़ करने के। लेकिन तो जाहिर सी बात है जो पंजाब के अवाम हैं उनके हिसाब से अगर चेंज होता है तो वो दे वुड लाइक टू सी मुस्लिम लीग नवाज का एज चीफ मिनिस्टर। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं सर, फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकती है, माफ़ करिएगा, कि इतनी जेनरोसिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेंटर में दिखाई, सारी की पोजीशंस आपको लोगों को दी, आपकी जमात को लेने दी, उन्होंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखी, तो हो सकता है नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप भी उतनी ही जो है ना उतने ही बड़े दिल से पंजाब में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट उन्हें दे देंगे। एक तो मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता था, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड वहाँ जो डिफरेंस था नेशनल असेंबली में, हमारी 84 थी, उनकी 56 थी, तो एक इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनकी 7 या 8 सीटें और हमारी तकरीबन 160 से ज़्यादा सीटें हैं। और दूसरी बात है, आपने कहा कि उनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली फॉरेन मिनिस्टर उनके पास है, बिलावल भुट्टो साहब हैं, कमर्स मिनिस्टर विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आजकल मईशत के हवाले से, नवीद कमर साहब हैं। आपको पता है शहरी रहमान, वो पहले सब सोच रहे थे कि ये इरेलीवेंट सी पोजीशन है, बट उसकी रेलेवेंस पिछले कुछ अरसे में पता भी चल गया, एंड हाउ वेल शी इज़ डन, वो भी सबके सामने है। तो बड़ी की पोजीशंस हैं। बिस्प की जो वजीर हैं शाजिया मरी, वो हैं, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो बिल्कुल सही। सॉरी वक्त ज़रा कम है, माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। सर मईशत के हवाले से अभी भी आप लोग पंजाब संभालने का सोच रहे हैं, बट ऑलरेडी आपके पॉलिटिकल कैपिटल को जो इकोनॉमी की वजह से हिट मिला है, उधर तो सर कोई रिलीफ की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। आज जो फैसले कैबिनेट ने अनाउंस किए हैं, अगर आपने मार्केट्स बंद कर दी जल्दी, रेस्टोरेंट्स, वो भी आप लोगों को उसका भी सियासी तौर पे नुकसान होगा। डार साहब अभी तक IMF से नेगोशिएशंस फाइनलाइज नहीं कर पाए। सर क्या मतलब कि कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? देखिए मईशत के हवाले से तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त पाकिस्तान को चैलेंज है, मेरा नहीं ख्याल है रिसेंट मेमोरी में इतना सीरियस चैलेंज था। और उसका जाहिर है सबसे बड़ी जो रीज़न है वो जो हमारी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी है, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इस वक्त सिर्फ $6.7 बिलियन पर हम बैठे हैं, और अगले 1 साल में $30 बिलियन से ज़्यादा हमने आउटफ्लोज हमारे हैं, हमने पेमेंट्स करनी है। और बहुत सी चीज़ें अभी तय हो रही हैं, अल्लाह करे उनमें कामयाबी हो। उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो IMF है। IMF अगर नहीं होगा तो बहुत ख़राब होगा। और उसी वजह से सारा फोकस जो है कि IMF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए, ताकि नॉट ओनली कि IMF को मुतमिन करके ट्रांश ली जाए, बल्कि उसकी वजह से फिर बाकी जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं या दूसरे दोस्त ममालिक हैं उनसे भी फिर आसानी पैदा हो जाएगी। बट येस, आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड कि इस वक्त बहुत सीरियस चैलेंज है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। सर आप किस तरह देखते हैं, बहुत तनकीद हो रही है, जो कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरबैंक रेट और जो मार्केट में डॉलर का रेट है उसमें जितना फ़र्क है और जिस तरह वो बढ़ रहा है और उसका इम्पैक्ट जो लोगों के ख्याल में रेमिटेंसेस पे हो रहा है।
वो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने जिसका जिक्र किया था ना कि जब आपके पास रिजर्व्स इतने कम हों और आपके आउटफ्लो इतने ज़्यादा हों तो उसका प्रेशर फिर आता है कि आपके ये करेंसी पर, और वो बड़ा एविडेंट है कि जो गैप है इंटर बैंक में जो डार साहब ने कंट्रोल किया है, अदरवाइज़ तो वो 250 या कुछ होता है, लेकिन उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट रेमिटेंसेस के हवाले से है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर गैप इतना ज़्यादा 25-30 रुपए का होगा ऑफिशियल रेट में और अनऑफिशियल रेट में, तो पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो अनऑफिशियल तरीका इस्तेमाल करेंगे पैसे भेजने में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो ना हुई ना। नहीं, देखें, एक तो आरफा मैं आपको ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स में कोई ऐसे फैसला नहीं होता जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। वक्त के हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि इसका पॉजिटिव ये है, लेकिन उसका जो नेगेटिव है उसको कंटेन करने के लिए फिर क्या करें। वो जो अभी फैसले किए जा रहे हैं, चाहे वो स्मगलिंग है अफगानिस्तान, चाहे वो होर्डिंग है डॉलर्स की या इस किस्म की चीज़ें, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अपने इनफ्लोज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सर, क्या इकोनॉमिक इमरजेंसी लग सकती है जैसे परवेज इलाही साहब ने जिक्र किया? और देखिए, अगेन इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात करना ही, एक तो पाकिस्तान में ये पिछले कुछ महीने से ये डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ इटसेल्फ हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिविटी और सेंटिमेंट्स जो हैं ख़राब हुए हैं। हम इमरजेंसी की बात मेरा ख्याल करनी भी नहीं चाहिए। ये जो महीना है, ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैं रादर, ये हमारी जो डिटर्मिन करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूं पॉजिटिव साइड पर, जो इतनी सख्ती की जा रही है, वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन आधा हो गया है। अगर वो ना होता, अगर आप इंपोर्ट्स को कंटेन ना करते, तो आप सोचें कि उसकी वजह से और कितनी तबाही होती। इंडस्ट्री बंद हो गई है। आप इंडस मोटर्स ने कहा है कि हम अपना प्लांट बंद करें, उससे जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वो अनएम्प्लॉयमेंट तो देखें ना, 30 सेकंड्स। आई टोटली एग्री। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, अगर इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल की और दूसरी चीज़ों की नहीं होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी, पावर्टी तो बढ़ेगी। लेकिन अब मसला ये ना कि एक तरफ IMF है जो सख्त तरीन चीज़ों को डिमांड कर रहा है, जिसमें एडिशनल टैक्सेस भी हैं, जिसमें दूसरे जो मेजर्स हैं वो भी हैं, पेट्रोल के हवाले से, इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, बाकी सब चीज़ों के हवाले से। तो और उसका जाहिर है पॉलिटिकल कैपिटल, आपने सही कहा था, पॉलिटिकल कैपिटल जाता है। बहुत ये तो फैसला। जुबैर साहब, आपने हमारे लिए वक्त। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से, और उनकी जो इस वक्त एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टे विद अस। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो बढ़ते हुई एक्टिविटीज़ हैं और जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है खैबर पख्तूनख्वा में। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने उसका जिक्र किया जो 3 रोज़ कबल बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कंपाउंड पे जो कैद दहशतगर्द थे, उन्होंने वहाँ जितने सिक्योरिटी एहलकार थे उनको यरगमाल बना लिया था और वो अफ़गानिस्तान की तरफ सेफ एग्ज़िट चाह रहे थे। उनके साथ मुज़ाकरात हुए, मगर जब वो नाकाम हुए तो आज एक ऑपरेशन किया गया है और वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल जो कंपाउंड है उसको अब वहाँ कंट्रोल रियासत का है, वहाँ जो 30 से ज़ायद दहशतगर्द मौजूद थे उनको हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से 2 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। कलअदम TTP ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है और ये एक जो कहते हैं कि वाक़या वाहिद नहीं है जो हुआ है। आज ही जनूबी वज़ीरिस्तान में एक चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ और जो हमारा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, वहाँ भी बढ़ती हुई झड़पें जो हैं उनका ज़िक्र हम करते रहते हैं। और इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के जो उलेमा हैं उनका एक वफ़द काबुल भी पहुँच गया है बात करने के लिए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करेंगे हम ताहिर खान साहब के साथ, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन सब वाक़यात पे। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब, कब तक चली ये जो मुज़ाकरात थे? हमने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया, हमें बताया गया कि जो मुज़ाकरात थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि नहीं चाहती थी सिक्योरिटी फोर्सेस भी
कि तशद्दुद का इस्तेमाल किया जाए और लोग जो हैं जाएं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए, मगर नाकामी रही। नाकामी तो इसलिए रही कि आज सुबह जब टीटीपी कलअदम के अमीर ने ये बयान दिया अपने लोगों से जो बनू में मौजूद थे कि उन्होंने सरेंडर नहीं करना, असलहा नहीं रखना और मुज़ाहिमत करनी है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसलिए नहीं था कि जितना ये तवील होता अगर गया तो मसले उसी तरह होते, और एक दबाव भी होता है हुकूमत पे और इदारों पे कि आज तीसरा दिन है और कुछ भी नहीं हो सका। तो मेरे ख्याल में इसी ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि जानों का ज़िया भी हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, ज़ख्मियों की तादाद भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि इस तरह ऑपरेशन होते ही मुश्किल है कि मुख्तलिफ जगहों पे कहाँ कहाँ मौजूद है, तो बहरहाल हो गया ऑपरेशन। लेकिन एक बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के बाद फिर ISPR का बयान आया कि ऑपरेशन मुकम्मल नहीं है, और मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं है क्योंकि वहाँ मकामी लोगों से कुछ देर पहले मेरी भी जब बात हुई है तो अभी भी वो फायरिंग की आवाज़ों का कहते हैं। तो बहरहाल ऑपरेशन में मुकम्मल तो होना है या अभी या कुछ देर बाद, और इसके अलावा मेरे ख्याल में कोई चारा नहीं था। अच्छा सर, ये बताएं, हमने पहले भी इस पे बात की कि TTP के लीडर का बयान आया कि आपने हथियार नहीं डालने, वो बयान ऑब्वियसली वहाँ जो लोग मौजूद थे उन तक भी पहुँचा, कम्युनिकेशन भी बंद नहीं की गई, इंटरनेट भी बंद नहीं किया गया, वो वीडियोस भी भेज रहे थे, इसकी कोई ख़ास वजह? इंटरनेट तो कुछ जगहों पे तो बंद था, लेकिन पता क्या है, TTP ने अपना जो मीडिया है और जो उनका जितना भी सिस्टम है राब्तों का, वो माजी के निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ाल हुआ है। उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और उनकी वीडियो का जो सिस्टम है इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का, वो इतना मजबूत हुआ है कि शायद हुकूमतों के पास भी उस तरह क्विक और बड़ा मुअस्सर निज़ाम, उनको ये मालूम है कि उनके अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं, तो उन्होंने अगर मसलन जिस तरह आज मैं उनकी अमीर वाली उसकी बात करता हूँ कि 6-7 मुख्तलिफ स्टाइल पे वो आपको प्रोवाइड करते हैं और उसमें एडिटिंग होते हुए बड़े क्लीन, तो लिहाजा उन्होंने अपने आप को मुअस्सर बनाया है और उनको तरीके आते हैं कि किस तरीके से अगर किसी जगह पे इंटरनेट का इशू भी हो लेकिन वो बात पहुंचाते हैं। तो मेरे ख्याल में उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज उनके पास है जिस जगह भी वो है कि वो इंटरनेट और ये चीज़ें तो अपना मतलब है कि अच्छा सर, ये बताएं ताहिर साहब के जो उलेमा का वफ्द जा रहा है काबुल, अब हिना रबानी खर साहिबा का कुछ दिनों पहले ही वो भी गई डेलीगेशन लेके, मुलाकात भी हुई, कहा गया अच्छी गई, उसके बाद जो वाक़यात थे वो भी हमारे सामने। अब उलेमा का वफ्द भेजा जा रहा है कि क्यों हम उम्मीद कर रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस जहां कामयाब नहीं हुआ वहाँ उलेमा का वफ्द जो है वो ज़्यादा कामयाब रहेंगे? नहीं, वो ये जो उलेमा का वफ्द ये सिर्फ जो चमन पे होता रहा है गुज़िश्ता चंद दिनों में, ये उसी तनाजुर में भेजा गया था और उसी का नतीजा भी निकला है कि आज फ्लैग मीटिंग हो गई। मसला ये था कि बदइतिमादी पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान इतनी ज़्यादा हो गई थी कि चमन के बाद फ्लैग मीटिंग नहीं हो रही थी, और उमूमन माजी में अगर इस तरह वाक़यात हुए तो फ्लैग मीटिंग हो जाती है, इस दफ़ा नहीं हो रही थी। तो जब वफ्द कल गया था कंदहार और वहाँ मुज़ाकरात हुए थे, तो आज फ्लैग मीटिंग भी हो गई है। वहाँ चमन में अफगान तालिबान के लोग आए थे और उसमें काफ़ी अच्छी डिस्कशन भी हुई जो अभी तक तफसीलात आई है। तो मतलब है कि उन्होंने इस पर इत्तेफाक किया है कि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो, और फिर सिविलियन का जो नुकसान हुआ था पाकिस्तानी साइड पे वो इंतहाई अफसोसनाक भी था और माजी में इसकी मिसाल भी नहीं है। जिस तरीके से उस साइड से अफगान साइड से इस्तेमाल हुआ था बारी असलहे का, तो उलमा का जो वफ्द या वहाँ पे कुछ मुकामी उसमें मशरान भी थे, वो सिर्फ चमन के हवाले से थे कि ये वाले वाक़यात ना हो, बाकी कोई बड़े तनाजुर में वो उलमा का वफ्द नहीं था, काबुल नहीं गया है। यानी कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान और उसके जो इस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात हैं पाकिस्तान में, उसके ऊपर ये उलमा का वफ्द कोई बात नहीं करेगा। नहीं, ये बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं है,
लेकिन जो टीटीपी का मसला पेचीदा हुआ है, पाकिस्तान में तशद्दुद में इजाफा हुआ है, हमले रोज़ाना हो रहे हैं, आपने वहाँ जनूबी वज़ीरिस्तान का भी जिक्र किया, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी तरफ तवज्जो ना दी गई। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उनके हवाले से। स्टे विद अस। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात होने की तैयारी हो रही है। तारीख़ें तो अब मोरलेस जिसको कहते हैं कि दे आर वेरी क्लोज बाय, बट एकदम गुज़िश्ता रोज़ ये इत्तला आई कि जो वफाकी काबीना ने है उसने कहा कि जी 31 दिसंबर को जो ये इंतखाबात होने हैं 101 यूनियन काउंसिल्स में, इनकी तादाद बढ़ाकर 125 कर दी जाए। और ऑब्वियसली ये जब सामने आई बात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन इल्ज़ाम लगाया कि ये इंतखाबात से भागने की एक कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्वियसली फाइनल इस पे फ़ैसला किया और उन्होंने इस नोटिफिकेशन को जो बढ़ाई हैं सीट्स उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर ही होंगे। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रियाजुल हक साहब, नुमाइंदा डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद। वेलकम टू द शो सर। सर, ये बहुत ख़बर गर्म है शहर में, जिसको कहते हैं ना कि पीडीएम बहुत घबराई हुई है। उनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और गालिबन ये भी एक कोशिश थी यहाँ भी इंतखाबात मुलतवी करने की। जी बिल्कुल, आज जब ये फैसला इलेक्शन कमीशन का आया कि जो कैबिनेट के डिसीजन का रेफरेंस उन्होंने दिया कि ये डिसीजन कल हुआ है और आज उसका नोटिफिकेशन भी हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा उसके बावजूद जो है वो 31 दिसंबर को जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। तो सबको ये उम्मीद थी कि शायद ये स्पैनर जो है वो थ्रो करने वाली बात है, जो 11th आवर पे सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये बड़ा डिसीजन था ईसीबी की तरफ से कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे ज़ाहिर एक साइड ऑफ रिलीफ जो है ख़ास तौर पे पीटीआई को मिला है और इलेक्शन जो है वो जिस तरह ड्यू थे उस तरह ही होंगे। लेकिन इससे ज़ाहिर है जिस तरह इसका मकसद जो था वो यही था, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ऐवान इक़्तिदार में ये खबर गर्म भी है कि कुछ इदारों की शायद रिपोर्ट आई कि 10 से कम जो यूसीज़ हैं वो जो शायद जो है वो पीएमएलएन के जो है उसमें आएंगी और 100 में से 10 से 101 में से जो है वो 10 से कम या 10 के आसपास, और 7 से ज़्यादा जो नहीं मिलने वाली। कुछ जो एक्स्ट्रा मार्जिन मिल सकता है वो ये हो सकता है कि कुछ जगहों पे कैंडिडेट्स ज़ाती तौर पे बड़े लोकल लोगों से मिलते हैं, सोशलाइजेशन है, काम वगैरह, थाना कचहरी, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से एक घबराहट की एक बड़ी वजह ये भी थी। और 11th आवर पे इन्होंने कोशिश की कि हम यूसीज़ 101 से अगर 125 कर देते हैं, हालांकि जून में इन्होंने खुद 50 से 101 की थी। तो अचानक इस तरह ख्याल आना कि आप 101 से 125 कर रहे हैं, इसका मकसद यही था। ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है, पार्टी पोजीशन कैसी है इस्लामाबाद में? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत तो होगी क्योंकि तीनों नेशनल असेंबली की सीट्स भी वो ही जीते हुए हैं इस शहर से। इस वक्त जो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तकरीबन 97 इनके जो यूसीज़ के जो चेयरमैन हैं उन पे इनके उम्मीदवार खड़े हैं। 3 पे अनइलेक्टेड अपोज जो है वो हो चुके हैं, जीत चुके हैं, और 4 पे इन्होंने तकरीबन आज़ाद उम्मीदवारों को सपोर्ट किया है। तो तकरीबन 97 पे इनके 80 के करीब जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया है, जो बड़ी हैरानी की बात है सबके लिए कि कैपिटल में रहते हुए इन्होंने 101 जो है वो यूसीज़ में सबको नहीं किया। और पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दूसरे नंबर पे समहाउ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बिल्कुल गेम से आउट है। तीसरे नंबर पे समहाउ जो लगता ये है कि पीएमएलएन और पीटीआई के जो वोट्स हैं उसको डेंट डालेगी वो जमात इस्लामी है, तो उसका कुछ जगहों पे है। अब तक सिर्फ मियां असलम का नाम आया है कि जो है वो वो यहाँ के मेयर होंगे, बाकी किसी पार्टी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। ज़ाहिर है उसका भी अभी उन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है, जो भी है बाकी पार्टी से किसी ने अनाउंस नहीं किया कि उनका मेयर कौन होगा जब ये आगे वजह क्या, मतलब कि वही कहें कि जो 2018 में इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई की पोजीशन मजबूत है वही है, या जैसे हम इस वक्त सारे मुल्क की बात करते हैं महंगाई की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है या धचका पड़ा है? इसमें 3-4 चीज़ें ये होती है लोकल यहाँ पे कि आप जब पीटीआई की हुकूमत गई तो तकरीबन 8-9 महीने इनको हो चुके हैं, तो इनको उम्मीद थी यहाँ के लोकल लोगों को ख़ासतौर से अर्बन एरिया में और कुछ देहात में भी कि हुकूमत आएगी। अंजुम वकील हो गया, फिर यहाँ पे तारिक फजल चौधरी हैं तो समहाउ एक्टिव हैं, तो उनसे हम उनसे कुछ कहेंगे, मामलात होंगे, पानी के मामलात हैं, यहाँ पे गैस के कनेक्शंस के मामलात हैं जो शायद आज उस पर कुछ फैसला कैबिनेट करने वाली है, कैबिनेट की कमेटी। तो इस पर कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात ज़ाहिर है महंगाई है, यानी जो प्रॉमिस आपने किया था उस पर भी किसी हद तक नहीं है। तो लोग जो है ज़ाहिर है वो अर्बन में तो बहुत ज़्यादा पीटीआई ही की तरफ से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगले वक्त
वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।